नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जब अनिका अगली सुबह उठती है तो उसके फोन पर अब यहाँ पर जहांगीर का, क्रिश का, इन सब का ही कॉल आया हुआ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब अनिका कार्तिक को फोन करती है। कार्तिक को फोन लगाने के बाद कार्तिक से अच्छे से बात होने के बाद वो कार्तिक को कहती है कि हाँ, अब की बार वो ही जीतने वाले हैं, फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी को वही लिफ्ट करने वाले हैं। इसके बाद अब वो जहांगीर को फोन करती है। जहांगीर को भी अब वो बता देती है कि उसे वहीं पर ही रेस खत्म होने के बाद वो उसे वहीं पर मिले, और उसके बाद वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और अब वो अपने मन में सोचती है कि क्रिश को उससे क्या काम है, और यही सोचते हुए अब वो क्रिश को भी अपना फोन लगा देती है। जैसे ही क्रिश ने फोन उठाया तो अब क्रिश कहता है कि रिया का मन है कि वो ये रेस कंपटीशन को देखना चाहती है, तो क्या मैं उसे लेकर जा सकता हूँ। अब क्रिश की ये बात सुनकर अनिका उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद अब क्रिश अनिका से पूछता है क्या मिस्टर मारवा भी यही चाहते हैं। अब मिस्टर मारवा का नाम आते ही अब अनिका अपने ख्यालों में चली जाती है और वो सोचती है कि अगर मिस्टर मारवा यहाँ पर होते तो फिर तो वो अपनी प्रिंसेस को खुद ही अपने साथ लेकर जाते और वो उसे ये रेस भी दिखा कर लेकर आते। अनिका भी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में अब फिर से क्रिश की आवाज आती है। हेलो दी, आप सुन तो रही हो ना इस बात पर। अब अनिका कहती है हाँ क्रिश, मैं सुन रही हूँ, और मेरा जवाब ना ही है। ये सुनते ही अब क्रिश कहता है ठीक है फिर दी, मैं रिया को मना कर दूंगा। वैसे आप तो आ रही है ना। इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ मैं भी देखती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब क्रिश से कहती है कि ठीक है क्रिश, मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहने के बाद अब वो उसे बाय बोलकर अब फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अपने फोन को टेबल पर एक साइड रखकर अब अनिका अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और अपने कपड़ों को अपने हाथ में लेकर अब वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। एक तरफ अनिका जहां अभी तैयार हो रही थी तो इधर अपने रूम में करण गुलेरिया अब तक पूरी तरह से रेडी हो चुके थे, और वो अभी यही सोच रहे थे कि इससे पहले कि धनंजय आलिशा को लेकर यहाँ से चला जाए, मुझे उन दोनों से मिल लेना चाहिए, क्योंकि पिछली रात ही उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो कल राजमहल वापस जाएंगे। जब यहाँ पर राजीव गुलेरिया को दोबारा से होश आएगा तब आलिशा उसे देखने के लिए आ सकती है। इसलिए इससे पहले कि वो राजमहल में जाए करण उनसे मिल लेना चाहता था। यहाँ करण गुलेरिया अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अब उनका फोन रिंग करने लगता है। जैसे ही अपने फोन की आवाज को सुनकर करण गुलेरिया ने अपनी टेबल पर रखे हुए अपने फोन की स्क्रीन को देखा तो उस पर किसी और का नहीं बल्कि रिया कॉल कर रही थी। अपने फोन को अब जल्दी से उठाकर अब करण गुलेरिया कहते हैं हाँ रिया बेटा, सब ठीक तो है ना, बोलो क्या बात है। इस बात पर अब रिया कहती है नानू कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कार रेसिंग देखने के लिए जाना है। आप प्लीज आप मम्मा को समझाओ ना, क्योंकि मम्मा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि मैं कार रेसिंग देखने के लिए जाऊं। आप प्लीज मम्मा को समझा दो कि वो मुझे क्रिश मामू के साथ जाने दें। अगर आप मम्मा को समझाएंगे तो शायद वो आपकी बात को मना ना कर पाए। उन्होंने मुझे लेकर जाने के लिए मना किया है, क्योंकि क्रिश मामू ने मुझे खुद मना किया है कि मम्मा ने उन्हें मना कर दिया। अब रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि बेटा, आपकी मम्मा ने जो डिसीजन लिया होगा रिया, वो सही ही होगा, क्योंकि मम्मा कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन ले ही नहीं सकती। उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और शायद यही सही होगा, इसीलिए ही तो उन्होंने मना किया होगा। अपने नानू की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है इसका मतलब ये है कि कोई भी मुझे वहाँ नहीं लेकर जा सकता है। ये तो गलत बात है ना नानू, आपको तो पता ही है ना नानू कि डैड भी मम्मा की ही बात को मान रहे हैं। मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है।
प्लीज़ नानू, मुझे एक आखिरी होप आपसे है कि आप प्लीज़ मम्मा को मनाएं। प्लीज़ नानू, मुझे अपने साथ आप ही लेकर चलिए ना, क्योंकि अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे तो फिर तो मम्मा आपको भी कुछ नहीं कहेगी, और वैसे भी मेरे नानू मुझे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई बिलीव ऑन यू। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये आप क्या कह रही हो रिया? मैं कैसे आपको लेकर जा सकता हूँ, जबकि आपकी मम्मा ने तो आपको मना किया है। इस बात पर अब रिया कहती है, प्लीज़ नानू, मुझे जाना है, प्लीज़ आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे क्या? क्या आप मेरी एक इतनी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते नानू? मैं आपसे कौन सी कोई बड़ी चीज़ मांग रही हूँ। रिया ने अब इस बात को इतने क्यूट अंदाज में कहा था कि खुद अब करण गुलेरिया भी रिया के आगे अब हार से मानने लगे थे, और अब वो काफ़ी परेशान होकर अब वो रिया से कह ही देते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन आप सभी रेडी हो जाओ, मैं बस आपको लेकर मैं आपको लेकर चलूंगा। इस बात पर अब रिया कहती है, वाह नानू, यू आर ग्रेट। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे नानू मेरी किसी भी बात को नहीं टालेंगे। जिस तरह से मेरे डैडी मेरी मम्मी की बात को नहीं टालते, उसी तरह से आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं टालते हो। आई लव यू नानू। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आप सभी बच्चे पूरी तरह से तैयार हो जाइए, हम चलेंगे, क्योंकि आपके साथ वो सब भी चलेंगे। इस बात पर अब रिया कहती है, नानू आप दादू को भी मना लीजिएगा ना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बेटा, मैं उनसे एक बार बात कर देखता हूँ, अगर वो आना चाहेंगे तो आपके दादू आप सभी बच्चों के साथ आपके दादू आप सभी बच्चे सब टाइम पर रेडी हो जाना। इस बात पर तो अब रिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने जिस होप के साथ करण गुलेरिया को कॉल किया था, आखिरकार वो उनकी उस बात को मान गए थे, और साथ के साथ उन्होंने उसके दादू को मनाने के लिए भी बोल दिया था। इसलिए अब रिया कहती है, ये माई नानू इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन द होल वर्ल्ड। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि रिया जब किसी से ज्यादा खुश होती थी तो वो उस पर्सन के लिए यही लाइन यूज करती है। और अब वो उसकी बात को सुनकर कहते हैं कि बेटा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब अपने नानू की इस बात पर अब रिया कहती है, ओके नानू, थैंक यू एंड लव यू। और हाँ, अगर मम्मा ने मुझे डांट लगाई तो आप भी उनको डांट लगाना, क्योंकि आप भी तो उनके डैड है ना। इस बात पर तो अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, जैसा मेरी लिटिल एंजल चाहे। इसके बाद वो अब रिया को बाय बोलकर अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब करण गुलेरिया कुछ सोचते हुए ही अब अपने रूम की विंडो के पास आ जाते हैं, और अब वो फिर से अपने पुराने ख्यालों में चले जाते हैं, अपने कॉलेज के दिनों में। 30 साल पहले दिल्ली मेडिकल कॉलेज में अब तक करण गुलेरिया और स्वाति का प्यार हर गुजरते हुए वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था, और हर कॉलेज के स्टूडेंट को करण और स्वाति का प्यार नजर आने लगा था, क्योंकि हर जगह, हर ग्रुप में, हर बच्चे के, हर कॉलेज के स्टूडेंट के मुंह पर बस उन्हीं के ही प्यार की बातें होती रहती थी। करण स्वाति के साथ बेंच पर बैठा हुआ था, वो स्वाति की जुल्फों के साथ खेल रहा था, तो स्वाति मल्होत्रा उससे कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? स्वाति की इस बात पर तब करण गुलेरिया कहते हैं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की से लड़ने की? इस तरह से तो तुम सभी को अपने खिलाफ कर लोगी, और ना जाने कितने ही दुश्मन तुम अपने यहाँ पर बना लोगी। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अगर मेरे इतने दुश्मन बनते हैं तो मेरे दुश्मनों को बनने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरती। क्या तुमने सुना नहीं वो कितनी बकवास बातें कर रही थी वो लड़की और उसका ग्रुप? और वैसे भी मिस्टर करण गुलेरिया, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। वो क्या है ना कि खूबसूरत लड़कियों को इतना सब कुछ सुनने की आदत होती है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया उसे एक इम्प्रेसिव लुक देते हैं। कुछ देर तक स्वाति को देखने के बाद अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है स्वाति, कि तुम्हारा और राजीव दोनों का ही एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट हो गया है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ वो तो है, वैसे मैंने अच्छा ड्रग बनाया था, तुम कहो तो मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट करूं उसे, क्योंकि मैंने बड़ी ही मुश्किल से मेहनत करके उसे बनाया है।
स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम उस हीलिंग पावर ड्रग की बात कर रही हो क्या। अब करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ मैंने साइंस डे पर उसे ही तो बनाया था, और हाँ मुझे पता नहीं था कि राजीव अंजलि के लिए कोई ऐसी मेडिसिन बना देगा। आई एम इम्प्रेसिव। और वैसे भी इस पूरे ही कॉलेज में अगर कोई मुझे मेरे कंपटीशन का लगता है तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई राजीव ही है। बाकी तो इस कॉलेज में सब ऐसे ही स्टूडेंट भरे हुए हैं। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया ने कहा कि अब आगे की क्या प्रोसेस है स्वाति। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अभी तो हमें बस कॉलेज के बेसिस पर चुना गया है। इसके बाद हम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे और हमें बेंगलोर जाना होगा। वहाँ पर पूरे ही इंडिया के साइंस के स्टूडेंट आएंगे। इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉलेज भी तो फिर भी ये थोड़ा सा इजी था, लेकिन बेंगलोर में तो दूर दूर से स्टूडेंट आएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए और तुम्हारे भाई राजीव के लिए भी, क्योंकि अभी तक हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमें हमारे जैसे कैसे ही धुरंधर मिलेंगे। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया ने कहा कि देखो स्वाति, ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पेरिस जाने के लिए सिलेक्शन तो तुम्हारा और राजीव का ही होगा, क्योंकि ये तो मैं तुम्हें दावे के साथ लिख कर दे सकता हूँ। यहाँ करण और स्वाति मल्होत्रा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी स्वाति ने अब करण से कहा कि तुम मेरे पापा से मिलने घर आओ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे क्या जरूरत है उनसे मिलने की। इस बात पर अब स्वाति करण के कॉलर को एकदम से ही पकड़ते हुए अब उसे अब अपनी तरफ करते हुए कहती है, क्यों तुम हमारे रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो क्या। स्वाति को वैसे वो अपनी तरफ गुस्से में देखकर अब करण गुलेरिया ने कहा, अफकोर्स स्वाति, मैं जरूर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी क्या। मेरा मतलब है कि तुम अभी थोड़ी शादी करने वाली हो। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो मुझे पता नहीं है, तुम बस मेरे घर मेरे पापा से मिलने के लिए आ रहे हो, दैट्स फाइनल, और इसके बाद मैं अब और कोई बात नहीं सुनूंगी। इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं कि ठीक है, और ये कहते हुए करण स्वाति के गालों पर अब एक किस कर देते हैं। करण गुलेरिया की अचानक से इस हरकत पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण सुधर जाओ वरना ये ठीक नहीं होगा, और चलो अब मुझे घर छोड़ दो। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि जरूर छोड़ दूंगा। इधर अब करण और स्वाति एक दूसरे के साथ बैठे बातें करते हुए ही कैंपस से बाहर आ जाते हैं। करण अब स्वाति से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं बस अपनी बाइक लेकर आता हूँ। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। स्वाति वहां पर खड़े हुए अपने मन में ही यही सोच रही थी कि उसने बस एक बार करण से कहा था कि मुझे कार से बाइक पर सफर करना पसंद है, कार पर थोड़ा सा कम है। इतना कहने के बाद ही करण गुलेरिया दूसरे ही दिन बाइक लेकर कॉलेज आ गया था। सच में ये लड़का कितना पागल है। स्वाति अपने इन्हीं ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में अब फिर से करण गुलेरिया की आवाज आती है, क्योंकि करण अब तक अपनी बाइक को लेकर आ गया था और अब वो स्वाति के पास अपनी बाइक को रोक कर कहता है कि स्वाति कहाँ खो गई हो तुम। करण गुलेरिया की इस आवाज से स्वाति अब अपने सेंस में आती है और अब वो करण से कहती है, कुछ खास नहीं। ये कहते हुए ही अब स्वाति करण के पीछे बाइक पर बैठ जाती है। इधर करण गुलेरिया भी अब अपनी बाइक को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने लगते हैं। कुछ ही देर के सफर के बाद जैसे ही मल्होत्रा हाउस वो दोनों पहुंचने वाले थे कि तभी स्वाति ने अब करण से कहा कि यहीं पर ही बाइक को रोक दो। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया ने अपनी बाइक को वहीं पर ही रोक दिया जहां पर स्वाति ने उसे बोला था। अब बाइक के रुकने के बाद स्वाति जल्दी से बाइक से उतरकर अब करण से कहती है, देखो करण, कल संडे है, कल तुम्हें पापा से मिलने आना ही होगा। अब स्वाति की इस बात पर अब करण गुलेरिया ने कहा कि ठीक है स्वाति, मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद वो अब स्वाति को बाय बोलकर अब वहां से चला जाता है। तो यहाँ स्वाति भी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के सफर के बाद जब करण गुलेरिया अपने घर पर पहुंचते हैं तो अपने घर पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि शारदा अपने काम में लगी हुई थी। उसके पास जाते हुए ही करण गुलेरिया अब कहते हैं, शारदा, क्या राजीव कॉलेज से आ गया है।
अब करण की इस बात पर अब शारदा कहती है कि हाँ साहब, वो आ गए हैं, बड़े साहब ने उन्हें किसी काम से बुलाया है, तो वो उनके रूम में ही गए हुए हैं। अब उस शारदा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया ने कहा कि ठीक है, जैसे ही राजीव आ जाए तो उसे कहना कि वो मेरे रूम में आकर मुझसे मिले। इस बात पर अब शारदा भी कहती है कि ठीक है साहब, मैं कह दूंगी। शारदा को अपनी बातें कहने के बाद करण गुलेरिया अब अपने रूम की तरफ चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहाँ राजीव जब अपने पापा के रूम से बाहर निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो अपने रूम की तरफ जा रहा था तो अब शारदा उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, सॉरी राजीव सर, मैंने आपको रोका, लेकिन आपको करण सर ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब आप फ्री हो जाएं तो उनसे मिलने के लिए उनके रूम में चले जाएं। शारदा ने यहाँ पर करण के द्वारा कही हुई पूरी ही बात को अब राजीव को बता दिया था। शारदा की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे फ्रेश होना है। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि राजीव जैसे ही कॉलेज से आया था तो वो आते ही अपने पापा के रूम में चले गए थे, इसलिए अभी तक उन्हें फ्रेश होने का समय नहीं मिला था। कुछ देर के बाद फ्रेश होने के बाद राजीव गुलेरिया अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब करण गुलेरिया के रूम की तरफ आ जाता है। वहां आने के बाद राजीव अब करण के रूम को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने करण गुलेरिया खड़े हुए थे। सामने राजीव को देखकर अब करण कहता है, कब से मैं भी तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, तेरा अब चल अंदर आ जा। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। अब राजीव की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया अपने वार्डरोब कर खोलकर अब राजीव से कहते हैं, तुम मुझे बताओ ना कि मुझे क्या पहनना चाहिए। इस बात पर अब राजीव कहता है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो, क्योंकि जिस तरह से तुमने यहाँ पर कपड़े बिखेरे हुए हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तुम कहीं जाने वाले हो। पहले मुझे पर्पस तो बताओ, उसके बाद ही तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा कि तुम्हें उस पर्पस के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनने हैं। राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वो स्वाति चाहती है कि कल मैं उसके पापा से मिलने के लिए मल्होत्रा हाउस जाऊं। करण की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है कि यार एक काम करो, तुम मेरे हिसाब से कुछ फॉर्मल पहनना। वो तू पहली बार स्वाति के पापा से मिलने के लिए जा रहा है ना, तो इम्प्रेशन अच्छा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो तुमसे पहले नहीं मिले हैं, लेकिन अब तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के लिए तो तुम पहली बार ही जा रहे हो। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ, बात तो तू सही ही कह रहा है, कल मैं फॉर्मल पहन कर ही जाऊंगा। अब ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया भी कहता है कि अगर अब तेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हो तो हम डिनर करने के लिए नीचे हॉल में चलें। कुछ देर के बाद अब वो दोनों ही अभी नीचे चले जाते हैं और वो जाकर अब वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर अब डिनर फिनिश करने के बाद अब राजीव गुलेरिया फिर से अपने रूम की तरफ चला जाता है, तो वहीं करण गुलेरिया भी अब अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उसे स्वाति मल्होत्रा के घर में अपने रिश्ते के लिए जाना था, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करण गुलेरिया की नींद खुद आज जल्दी ही खुल जाती है, तो वो अब बस जल्दी से अपने बेड से उठकर अब बाथरूम में शावर लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर आते हैं तो वो अब मिरर के सामने अच्छी से पूरी तरह से रेडी होने लगते हैं। हालांकि करण आज पूरी तरह से रेडी हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो मिरर में बार बार खुद को ही देख रहे थे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं उनका पूरा ड्रेसिंग कोड तो ठीक है, उनके बाल तो पूरी तरह से सेट हैं, सब कुछ वो देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वाति के पापा के सामने जाएं और कहीं न कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए आज करण गुलेरिया थोड़े से नर्वस भी हो रहे थे। इधर करण गुलेरिया तैयार होते हुए ही अब अपने मन में ही यही सोचते हैं कि वो मल्होत्रा हाउस जाने के बाद स्वाति के पापा से क्या क्या बात करेंगे, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा का नेचर क्या है वो करण अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो सोचते हैं कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेंगे, उन्हें इम्प्रेस करने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाए, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। एक बार पूरी प्रैक्टिस करने के बाद अब करण गुलेरिया अब एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और उसके बाद अब वो अपने रूम से बाहर निकल कर चले जाते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया ने रेडी होने के बाद अच्छी तरह से
मिरर के सामने एक बार प्रैक्टिस कर कर देख लिया था कि वो कैसे कैसे आज स्वाति के पापा से बात करने वाले हैं। कुछ देर के बाद करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी में बैठकर अब सीधा ही मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अब उनका फोन बजने लगता है। जैसे ही वो अब अपने फोन को देखते हैं तो उनके फोन पर अब अंजलि का ही फोन आ रहा था। अंजलि के नंबर को देखकर करण गुलेरिया अब अपने फोन को उठाकर कहते हैं, हाँ अंजलि बोलो, कुछ अर्जेंट है क्या? अब करण की इस बात पर अब अंजलि कहती है कि मुझे राजीव ने बताया कि तुम आज यशवंत अंकल से मिलने के लिए जा रहे हो। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मैं उनसे मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। इस बात पर अब अंजलि कहती है, अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करना, तुम उनके लिए टुलिप के फ्लावर्स के बुके लेकर जाना। उन्हें वो फ्लावर बहुत ही पसंद है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू अंजलि फॉर दिस ब्यूटीफुल आइडिया। इस बात पर अब अंजलि कहती हैं, माई प्लेजर करण एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम फर्स्ट मीटिंग में ही यशवंत अंकल को इम्प्रेस कर लोगे। इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेज। इस बात पर अब अंजलि फिर से कहती है, मैं फोन रखती हूँ, तुम अपनी ड्राइविंग पर फोकस करो। अंजलि अब करण को बाय कर देती है और अंजलि अपने फोन को अब डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ पर करण गुलेरिया अब सोचते हैं कि अंजलि ने तो मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है, क्योंकि अगर मैं उनके लिए फ्लावर लेके जाऊंगा तो फर्स्ट लुक ही बहुत ही अच्छा होगा। वो तो उन फ्लावर को देखकर ही क्या पता उनका मूड ऑलरेडी मेरे साथ ठीक हो जाए। ये सोचते हुए ही करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी को एक फ्लावर शॉप के सामने रोक देते हैं। अब करण गुलेरिया अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब वो उस फ्लावर शॉप के पास जाकर अब वहाँ काम कर रहे एक लड़के से कहते हैं, क्या यहाँ पर टुलिप अवेलेबल है क्या? अब करण की इस बात पर वो लड़का कहता है, हाँ सर। ये सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है, फिर मुझे उस फ्लावर के बुके बना कर दे दीजिए। अब ये सुनते ही वो लड़का भी अब टुलिप के फ्लावर का बुके बनाकर अब करण गुलेरिया को दे देता है। और अब करण गुलेरिया भी अपनी गाड़ी में बैठकर अब मल्होत्रा हाउस की तरफ फिर से जाने लगते हैं। करण गुलेरिया ने बड़ी ही होप के साथ यहाँ पर टुलिप के फ्लावर का बुके बनवाया था। कुछ देर के सफर के बाद जब वो मल्होत्रा हाउस पहुँचते हैं तो अब वो, क्योंकि करण गुलेरिया आज पहले से ही नर्वस थे, क्योंकि जब से स्वाति मल्होत्रा ने उसे अपने घर पर आने के लिए कहा था तब से ही वो बहुत ही नर्वस नजर आ रहे थे। लेकिन अब फाइनली वो समय आ गया था कि जब उसे इस सिचुएशन को फेस करना ही था। लेकिन वो अब अपनी नर्वसनेस को अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली यशवंत मल्होत्रा से मिलना चाहते थे। कि एक लंबी सांस लेने के बाद करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब वो उस बुके को अपने हाथ में लेकर एक इम्प्रेसिव वॉक करते हुए ही अब मल्होत्रा हाउस के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो दरवाजे के पास जाकर अब वो एक लंबी सांस लेकर अब वो जल्दी से डोरबेल को भी बजा देते हैं। डोरबेल को बजाने से पहले करण गुलेरिया एक बार अपने कपड़ों को अच्छे से देखते हैं, उन्हें अच्छे से एक बार सेट करने की कोशिश करते हैं और तब वो डोरबेल को बजाते हैं। सामने से जब दरवाजा खुला तो सामने एक सर्वेंट खड़ा हुआ था। क्योंकि सर्वेंट ने दरवाजा खोला था, करण गुलेरिया वो सर्वेंट को देखकर कहते हैं, मिस्टर यशवंत मल्होत्रा। अब यशवंत मल्होत्रा का नाम सुनते ही वो सर्वेंट अब कहता है, आप अंदर आकर बैठिए, मैं साहब को बुलाकर लाती हूँ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, जी थैंक यू। ये कहते हुए करण गुलेरिया अंदर आने के बाद अब सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और अब उनकी नजरें अब वहां पर स्वाति को ही ढूंढ रही थी कि शायद उन्हें स्वाति कहीं पर घूमते हुए दिख जाए। लेकिन वो अब करण को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। स्वाति इधर अपने रूम में पूरी तरह से तैयार होकर बस करण के ही आने का वेट कर रही थी। उसे लग रहा था कि करण यहाँ आने के बाद उसे फोन करेंगे, लेकिन स्वाति अभी भी अनजान थी कि करण तो वहां पर नीचे ऑलरेडी हॉल में आकर बैठे हुए थे। इधर स्वाति की नजर बार बार अपने फोन पर ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया स्वाति के पापा का वहां पर आने का वेट कर रहे थे। सर्वेंट उनके लिए पानी लेकर आ जाती हैं। करण गुलेरिया अब एक ही घूंट में पूरे के पूरे गिलास के पानी को पी लेते हैं, क्योंकि वो भले ही वो ऊपर से नर्वसनेस नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें नर्वस ज्यादा हो रहे थे। वो अब अपने मन में यही सोच रहे थे कि आखिर वो स्वाति के पापा को कैसे एड्रेस करेंगे, क्या बोलेंगे, उन्हें क्या स्वाति ने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया होगा। यहाँ करण गुलेरिया के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि तभी उनके कानों में एक दमदार आवाज आती है,
कैसे हैं करण गुलेरिया? इस आवाज को सुनकर अब करण गुलेरिया जैसे उस आवाज की तरफ देखते हैं तो यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि यशवंत मल्होत्रा की ही थी। वैसे तो करण गुलेरिया यशवंत को जानते थे, लेकिन स्वाति के पापा के रूप में शायद पहली बार मिल रहे थे। करण गुलेरिया बड़े ही ध्यान से यशवंत मल्होत्रा को देख रहे थे। 6 फीट की हाइट थी उनकी और पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी। उन्हें देखते हुए ही करण गुलेरिया अब अपनी जगह पर ही खड़े हो गए। स्वाति के काफी हद तक फीचर्स उसके पापा से ही मिलते थे, क्योंकि स्वाति का भी गेस्चर कुछ ऐसा ही था। यशवंत मल्होत्रा अब करण गुलेरिया के सामने आकर अब उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज से अब करण गुलेरिया अपने हाथों में लिए हुए बुके को अब यशवंत मल्होत्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, सर ये आपके लिए। उन फ्लावर के बुकों को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं। यशवंत अब कहते हैं, थैंक यू, बाय द वे इट्स माय फेवरेट फ्लावर। तुम्हें इसे लेकर आने की क्या जरूरत थी? जरूर स्वाति ने ही तुम्हें इन्हें लाने के लिए बोला होगा। अब यशवंत की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं, स्वाति ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, मुझे आपका गेस्चर सच में बहुत ही अच्छा लगा, प्लीज बैठो। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया बैठ जाते हैं तो वहीं उनके सामने यशवंत मल्होत्रा बैठे हुए थे। यशवंत मल्होत्रा अब अपने सर्वेंट से कहते हैं कि मिस्टर करण गुलेरिया यहाँ आए हुए हैं तो इनके लिए कॉफी लेकर आओ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, हैव समथिंग। करण गुलेरिया इधर मल्होत्रा हाउस में कॉफी लाजवाब बनती है। ये ऐसी कॉफी आपको पूरे दिल्ली में कहीं भी नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आए हैं तो कॉफी पीकर जरूर जाना। अब यशवंत मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आई एम श्योर सर, आप इंडिया के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और आपके किए हुए एक्सपेरिमेंट तो वर्ल्ड में भी बेस्ट हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, चलो मैं कितना अच्छा साइंटिस्ट हूँ ये तो आपने बता ही दिया, क्या हम लोग ड्राइव के लिए चलें? अब यशवंत की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि जी। अभी करण गुलेरिया का ऐसा रिएक्शन देखकर अब यशवंत मल्होत्रा उन्हें बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं। कुछ ही देर तक वो अब करण को ही देख रहे थे। अब तक सर्वेंट भी कॉफी लेकर वहां पर आ गया था। टेबल पर 2 कप रखने के बाद अब वो वहां से चला जाता है। इधर करण गुलेरिया अब अपनी नजरों को जब भी ऊपर उठाते तो उन्हें यशवंत मल्होत्रा की तीखी नजरों का ही सामना करना पड़ता था, क्योंकि यशवंत की नजरें यहाँ पर पूरी तरह से ही करण गुलेरिया को ही ऑब्जर्व कर रही थी। करण गुलेरिया अपने ही दिमाग में कैलकुलेशन करने लगते हैं कि आखिर वो अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाएं और स्वाति कहाँ है। इस वक्त समझ में ही नहीं आता कि उसे तो यहाँ पर ही होना चाहिए था। अगर मेरे से कोई गड़बड़ होती भी या यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती तो एटलीस्ट वो संभाल तो लेती। अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हुए अब करण गुलेरिया स्वाति को ही ढूंढ रहे थे तो यहाँ यशवंत मल्होत्रा करण गुलेरिया को ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो करण गुलेरिया के अंदर कोई कमी ढूंढ रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये जानते थे कि करण वहां पर क्यों आए हुए हैं। यहाँ करण गुलेरिया को देखते हुए ही अब यशवंत मल्होत्रा बीती रात के ख्यालों में चले जाते हैं, जब स्वाति ने उन्हें बताया था कि वो करण गुलेरिया से प्यार करती है। बीती रात जब मल्होत्रा हाउस में सभी ने अपना डिनर फिनिश कर लिया था तो स्वाति मल्होत्रा ने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, हाँ तो कहो ना, वेट किस चीज का कर रही हो? लेट मी गेस, तुम्हें 2 महीने बाद जो बेंगलोर में ऑल इंडिया बेसिस पर जो साइंस एग्जीबिशन होगा उस बारे में बात करनी है क्या? अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करो और अपने करियर पर फोकस करो। क्या पता कि वो लकी इंसान तुम ही हो, इंडिया को पेरिस में रिप्रेजेंट करे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस बारे में हम लैब में चलकर डिस्कस करेंगे। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही स्वाति कहती है, पापा ये बात तो थी ही, लेकिन मुझे कुछ और भी आपसे बात करनी है।
क्योंकि अभी मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। वो कॉलेज में एक लड़का है। ये सुनते ही अभी यशवंत मल्होत्रा के फेस का एक्सप्रेशन एकदम से ही चेंज हो जाता है और वो अब अपने हाथ को स्वाति के सामने करते हुए कहते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इन सब फालतू की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो सकती हो स्वाति। तुम्हें अंदाजा भी है ये सभी चीज़ें तुम्हारे करियर पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। अब अपने पापा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी लव लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग ही रहेगी। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं कि ये सभी कहने की बातें होती हैं स्वाति। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का ध्यान पढ़ाई से हटकर बेकार की बातों में जाए। वैसे वो लड़का कौन है?